हेलो स्टूडेंट्स, DBSK इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र का अगला वीडियो पढ़ाएंगे आपको। एक वीडियो इस अध्याय का अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। अध्याय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसको हम दो पार्ट में पढ़ा रहे हैं इस अध्याय को। एक पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, ये दूसरा है। ठीक है, हमने पहले वाले पार्ट में GDP तक पढ़ा था, सकल घरेलू उत्पाद तक। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे। हेडिंग है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी। ठीक है, अल्प बेरोजगारी हम कहते किसको हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आपकी हेडिंग है अल्प बेरोजगारी। अब इसको थोड़ा सा हम आपको पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। ठीक है, अल्प बेरोजगारी कहते किसको हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को सरकारी नियमों के अनुसार वर्ष के पूर्ण समय तक रोजगार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, वर्ष के पूर्ण समय तक रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो उस व्यक्ति को अल्प बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे आपको काम तो मिल रहा है, लेकिन वर्ष भर या जितना दिन का आपका टाइम है, जितने घंटे आपको करना है, ठीक है, आपकी आवश्यकता अनुसार आपको काम नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मौजूदा समय में भारत सरकार द्वारा दी गई आधिकारिक परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्ति तब है या तब कहा जाएगा जब उसे दिन में 8 घंटे और वर्ष के 273 दिन रोजगार मिले। दिन में कितना, दिन में 8 घंटे और वर्ष भर, पूरे वर्ष भर में 273 दिन रोजगार मिले। ठीक है, अगर इससे कम आपको मिलता है, दिन में आपको 4 ही घंटे मिलते हैं, या आपको 200 दिन मिलता है, या 100 दिन काम करने को मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्प बेरोजगारी या अल्प बेरोजगार व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, और आगे क्या है, यदि किसी व्यक्ति को दिन में 8 घंटे और वर्ष में 273 दिनों तक रोजगार नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को अल्प बेरोजगार व्यक्ति कहा जाता है या अल्प बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और भी इसमें कुछ है, जैसे इसके नाम में थोड़ा चेंजिंग हम कर सकते हैं, जैसे अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, कौन सी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसे छिपी हुई बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती हो, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है, 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसमें से अगर हम 5 व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति या 10 व्यक्ति को उसमें से कुछ घंटों के लिए बाहर कर दें, ठीक है, अगर कुछ समय के लिए बाहर कर देते हैं, फिर भी जो उनका काम वो कर रहे हैं, जो उनका काम हो रहा है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन ना हो। ठीक है, अर्थात ऐसा लगेगा कि ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी हो, ठीक है, या किसी खेत में कोई काम हो रहा हो, वहाँ पर 20 लोग काम कर रहे हों। ठीक है, उसमें से 2 व्यक्ति अगर कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर भी उनके काम करने के स्थान पर कोई विशेष परिवर्तन ना दिखे या उनके काम में कोई विशेष परिवर्तन ना दिखे, उसको हम क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है,
हाँ देखिए फिर से, इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, ठीक है। अगली हेडिंग आपकी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है। इसको देख लीजिए, कह रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं, ठीक है, सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत भी है, जो काम करने में सक्षम हैं और जिनको काम करने की ज़रूरत भी है, ज़रूरत है, जो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को जो काम करना चाहता हो, जिसको ज़रूरत भी हो और जो काम करने में सक्षम हो, इस अधिनियम के तहत, इस योजना के तहत उसको वर्ष भर में 100 दिन काम करने की या 100 दिन उसको काम देने की, ठीक है ना, बात कही गई है। आगे देखिए क्या कह रहा है, जो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, मान लीजिए सरकार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, ठीक है, तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देगी। अगर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो सरकार क्या करेगी, उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देगी, ठीक है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग आपकी है संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में ऐसे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, ठीक है। संगठित क्षेत्रक में ऐसे उद्यम या कार्य स्थान आते हैं जहां पर रोजगार की क्या होती है, नियमित होती है, ठीक है ना, जहां पर रोजगार आपका नियमित रूप से होता है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होते हैं। जहां पर आपका रोजगार नियमित होगा, प्रत्येक दिन होगा, वहां पर आपका रोजगार क्या होगा, सुनिश्चित होगा। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों के अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, ठीक है, आदि चीज़ इसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसे क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्रक कहते हैं। संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, ठीक है, सरकार इसको क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्रक कहते हैं, ठीक है। और हाँ, वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वे कभी बीमार पड़ते हैं तो उनको चिकित्सा में भी लाभ मिलेगा, ठीक है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब उनका वो क्या नाम है, जब सरकारी जो कर्मचारी होते हैं जब रिटायर होते हैं तो आप लोग देखते होंगे कुछ में तो इस समय काट दिया गया लेकिन फिर भी उनको पेंशन मिलता है, ठीक है ना। हाँ, इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत असंगठित क्षेत्रक है, बिल्कुल इसके उल्टा है, ठीक है। देखिए असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। पहली बात, जो असंगठित क्षेत्रक होंगे इन पर सरकार का
कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये सरकार के नियंत्रण से क्या होती हैं, बाहर होती हैं। इस क्षेत्र के नियम व विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। नियम इसमें भी होते हैं लेकिन इनका अनुपालन या पालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले होते हैं, ठीक है ना, अर्थात वे कम वेतन पाने वाले रोजगार होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कई बार प्राइवेट काम कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए आप सरकारी टीचर को देख लीजिए और एक प्राइवेट टीचर को देख लीजिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब संगठित क्षेत्रक जो सरकारी टीचर हैं, ठीक है ना, वो क्या है, संगठित क्षेत्रक में आ जाएंगे और असंगठित क्षेत्रक में आपके प्राइवेट टीचर आ जाएंगे। तो कह रहे हैं वे कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और प्रायः नियमित नहीं होते हैं। ये नियमित भी नहीं होंगे। अच्छा हाँ, और है रोजगार सुरक्षित नहीं है। इनके रोजगार सुरक्षित नहीं है, कभी भी इनको निकाला जा सकता है, कभी भी, ठीक है, इनको निकाला जा सकता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया भी जा सकता है। अगर संगठित क्षेत्र में आप हैं तो आपको कारण, अगर कोई आप में कारण रहेगा तभी आपको हटाया जा सकता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में बिना कोई किसी कारण के आपको हटाया जा सकता है। और आप लोग जानते होंगे कि जब ये रिटायर होते हैं तो इनको कोई वो नहीं मिलता है, ठीक है ना, ना कोई पेंशन ना कोई कुछ मिलता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा संगठित क्षेत्र क्या, असंगठित क्षेत्र क्या, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है। अगला आपका है सार्वजनिक क्षेत्रक। अगला आपका क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक में देख लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। जैसे आपका हो गया रेलवे अथवा डाकघर, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, ठीक है ना। इसमें आपका सरकार द्वारा सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक। अगली हेडिंग है निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक, इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, ठीक है। निजी क्षेत्रक या इस परिसंपत्तियों पर किसी एकल व्यक्ति या किसी कंपनी के हाथों में होती है, ठीक है। इसमें जो कंपनी चाहेगी, जो कुछ करना चाहेगी वही करेगी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रक में कौन करेगा, सरकार करेगी, क्योंकि यह क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक है। इसमें किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। जैसे इसमें आपका क्या आ जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड आदि किस में आ जाएंगे, निजी क्षेत्रक में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ तो, बाकी फिर जब हम मैप वाला काम करवाएंगे या इसमें अगर मैप का कुछ होगा तो उसमें फिर देख लेंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर भी आपका करवाना होगा। हम सोच रहे हैं कि अर्थशास्त्र को पढ़ाने के बाद कुछ आपके क्वेश्चन आंसर भी करवा दें, ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तब तक वीडियो को देखिए, स्टडी अपनी जारी रखिए।